वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो है विलियनों के साधन को व्यक्त करने की इकाई के पश्चात आज हम पढ़ेंगे अणु संख्यक गुण। अणु संख्यक गुण जिनको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणु संख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणु संख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। फिर से, विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उन गुणों को हम अणु संख्यक गुण कहते हैं। प्रकृति ना भी छोड़ दो तो चल जाएगा, कम से कम इतना बात जरूरी है समझना कि विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब जरा समझना कणों की संख्या पर निर्भर करना कैसे होता है। अब जैसे हमने कहा कि डेमोक्रेसी, हमारा जो देश है वो प्रजातंत्र देश है। डेमोक्रेसी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब क्या हुआ, जो अणु संख्यक गुण है, मतलब जैसे हमारे को कोई चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो वोट रहता है वो हर वोट की कीमत होती है एक। ऐसा नहीं होता कि कोई पीएचडी पढ़ा लिखा है तो उसके वोट 5 माना जाएगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसका वोट 4 माना जाएगा, जो टेक्निकल है उसका वोट जो टेक्निकल डिग्री वो 4 माना जाएगा, जो ग्रेजुएट है उसका 3। ऐसा नहीं है क्या कि सबका वोट एक बराबर, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। तो मतलब क्या हुआ कि ये उनके ये जो गुण है किस पर निर्भर नहीं है, बल्कि किस बात पर निर्भर करती है कि जो किस पर निर्भर ये उस पर निर्भर नहीं करती कि वो किसका, बल्कि किस पर, उनकी संख्या पर निर्भर करती है। जैसे हमारे पास 100 लोग बैठे हुए, हमने कोई किसी चीज पर ओपिनियन लिया तो वो पता लगा उन 100 लोगों में कुछ लोग बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, और कुछ जो है कमजोर है, हर तरह के लोग हैं उसमें। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसका 10 के बराबर इसका 1। अब जिसके पक्ष में 51 लोगों ने हाथ उठा दिया वो चीज मान्य हो जाए। मतलब क्या हुआ, फिर से देखो, अब अणु संख्यक गुण मतलब कैसा कि ये जो गुण है ये किस पर निर्भर करते हैं कि जो पदार्थ को घोला जा रहा है उसके कण कितने हैं। वह ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, सोडियम क्लोराइड है, इस पर निर्भर नहीं करती, मतलब उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसमें वह उसके कितने कण उपस्थित हैं। फिर से एक बार, विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणु संख्यक गुण कहते हैं। विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणु संख्यक गुण कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Colligative properties are the properties which depend on the number of solute particles present in the solution, not depend on the nature of the solute present। मतलब विलेय के नेचर या प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि वे निर्भर करते हैं कि विलेय के कणों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, कितने कण उपस्थित हैं। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये 4 होती है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। अब मैं अभी चारों लिख दूं, उससे भी कोई मतलब नहीं निकलता है। पहली हमें पढ़ना है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ने से पहले पहला टर्म हमें जरूरी है समझना, वाष्पदाब, वेपर प्रेशर।
वाष्प दाब या वेपर प्रेशर, वी वेपर और प्रेशर, वेपर प्रेशर वाष्प दाब। अब ये क्या होता है थोड़ा हम इसको समझते हैं कि हमने एक वाष्पशील द्रव लिया, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड मतलब जिसकी वाष्पें बनती हैं, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, दीज आर दी वोलेटाइल लिक्विड्स। ये जो है हमने इसमें एक वो वाष्पशील द्रव लिया। जब इस वाष्पशील द्रव को हमने लिया तो क्या हुआ कि इसकी वाष्पें बनने लगी, जो ऊपर जाने लगी। तो क्या होगा कि ये जो है वाष्पन कहलाएगा। ये जो हुआ ये वाष्पें बनी, ये हुआ वाष्पन। अब क्या होगा कि जब ये वाष्पें बनी तो जो ऊपर जो पात्र है उसमें जो है पेट्रोल के कण फिर से संघनित होकर नीचे पेट्रोल में बदलेंगे। तो ये जो हुआ ये वाष्प बन रही है और नीचे हुआ संघनन। मतलब कुछ देर पश्चात क्या होगा कि जितनी वाष्पें बनेगी उतनी ही वाष्पें ठंडे होकर द्रव बना लेंगी। तो मतलब क्या होगा कि इसके पश्चात इसका आयतन निश्चित हो जाएगा। मतलब अब ये पेट्रोल इसके बाद नहीं उड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो गई। मतलब द्रव और द्रव की वाष्प एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में है। देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन दी वेपर एंड इट्स लिक्विड एंड इट्स वेपर। किसी द्रव की वाष्प और उस द्रव के बीच में साम्यावस्था है। अब देखना ये अपन जरा सोचो, ये हमारी आम जिंदगी में ये होता है। जैसे एक पेट्रोल की टंकी, हम पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल की टंकी में नीचे होता है लिक्विड और ऊपर होता है पेट्रोल और ऊपर होती है पेट्रोल की वाष्प। जितना पेट्रोल वाष्प में बदलता है उतनी ही वाष्पें पेट्रोल में बदल जाती है। हर क्षण क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब देखो हमारे घर वाले समझाते हैं कि बेटा बार बार पेट्रोल की गाड़ी की पेट्रोल की टंकी नहीं खोलना। कारण उसका क्या है कि जैसे ही आपने टंकी खोल के देखा तो क्या होगा, ऊपर की ये वाष्प उड़ जाएगी। जब ये वाष्प उड़ेगी तो क्या हुआ, जो साम्यावस्था है वो डिस्टर्ब हो गई। जब साम्यावस्था डिस्टर्ब हुई तो ये जो पेट्रोल की वाष्प है ये उड़ेंगी, तो ये लिक्विड पेट्रोल बदलने लगेगा वाष्प में। तो जब लिक्विड पेट्रोल वाष्प बदलेगा तो पेट्रोल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए ये जरूरी है इस टंकी को बंद रखना। अब इसके बाद एक और उदाहरण है जो घर में होता है, हमारी कुकिंग गैस का सिलेंडर। इस सिलेंडर में नीचे एलपीजी लिक्विड होता है, ऊपर गैस होती है, दोनों एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होती हैं। तो ये जो है ये कहलाएगी। अब देखो, अब जो टर्म आया हमारा आया वाष्प दाब। अब वाष्प दाब क्या हुआ, किसी द्रव की वाष्प जो उस द्रव के साथ साम्यावस्था में है, किसी द्रव की वाष्प जो उस द्रव के साथ साम्यावस्था में है, द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करती है। इस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब देखना समझना, किसी द्रव की वाष्प, ये वाष्प जो उस द्रव के साथ साम्यावस्था में है, अब देखो ये जो है ये वाष्प है, ये इस द्रव के साथ साम्यावस्था में है। ये वाष्प इस द्रव की सतह पर एक दाब, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, एक दाब आरोपित करेगी। इस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। किसी द्रव की वाष्प जो उस द्रव के साथ साम्यावस्था में है, उस द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करती है। इस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। दी वेपर ऑफ द लिक्विड व्हिच इज इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एक्सर्टेड द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। किसी द्रव की वाष्प जो उस द्रव के साथ साम्यावस्था में है, उस द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करती है। इस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब का मान किसी द्रव के लिए निश्चित तापमान पर निश्चित होता है, उतना फिक्स होता है। तो ये आया, अभी हमारा ये आया वाष्प दाब। अब देखो बेटा, अब आया ये हो गया वाष्प दाब। अब ये देखना है, अब चल समझते जाना। अभी हमने पढ़ा अणु संख्यक गुण,
अनुसंख्यक गुण मतलब विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या में निर्भर करते हैं, उन्हें अनुसंख्यक गुण कहते हैं। अनुसंख्यक गुण 4 होते हैं। अब एक पहला मैंने आपको बताया अभी वासदाव में आपेक्षिक अवनमन। जब वासदाव में आपेक्षिक अवनमन बताया तो मुझे आपको पढ़ाना जरूरी है वाष्प दाब। तो वासदाव क्या होता है? किसी द्रव की वाष्प जो द्रव के साथ साम्यावस्था में है, किसी द्रव की वाष्प जो उस द्रव के साथ साम्यावस्था में है, उस द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करती है, इस दाब को वाष्पदाब कहते हैं। अब जब वाष्पदाब आया तो वाष्पदाब के लिए है एक राउल्ट का नियम। ये है राउल्ट का नियम। एक वैज्ञानिक थे राउल्ट, जिन्होंने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ या राउल्ट का नियम। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि देखना बेटा है, ये एक थोड़ा कठिन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक न्यूमेरिकल जनरली AIEEE या IIT मेंस में पूछा जाता है और नीट में पूछा जाता है। तो देखो अब इसमें ये जो है ये एक विलयन है जिसके दो घटक हैं A और B। एक विलयन है जिसके दो घटक हैं A और B। A जो है A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। देखो अब पहले मैं इसके पहले आपको ये बताता हूं राउल्ट का नियम क्या है। किसी जैसे दो घटक हैं A और B, इन दोनों को मिलाया, एक द्रव A है एक द्रव B है, दोनों को मिलाकर हमने विलयन बनाया। तो राउल्ट का नियम क्या होता है कि किसी विलयन में किसी एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में किसी एक घटक का वाष्पदाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब तथा उसकी मूल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। किसी विलयन में किसी एक घटक का वाष्पदाब विलयन में किसी एक घटक का वाष्पदाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब तथा उसकी मूल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। देखो अब A और B दो घटक हैं। A का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है Pa0, B का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है Pb0। जरा समझने की कोशिश करना। शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब मतलब जब A को अकेले एक फ्लास्क में रखा तो इसकी जो वाष्पों ने जो दाब लगाया वो Pa0 है। जब B को अकेले रखा तो ये हुआ Pb0। ठीक है, अब इसका मोल फ्रैक्शन है XA और इसका मोल फ्रैक्शन है XB। मतलब A का मोल फ्रैक्शन है XA और B का मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न है XB। अब ये जरा फिर समझो ये क्या होती है मोल भिन्न। मोल भिन्न हमने जो है लास्ट इकाई पढ़ी, किसी एक घटक के मोल बटे कुल मोल। मतलब यदि किसी घटक में एक मोल A है और दो मोल B है तो A का मोल भिन्न 1/3 और ये होगा 2/3। इनका विशेषता क्या होती है कि मोल भिन्नों का योग सदैव 1 होता है। 1/3 धन 2/3 बराबर 3/3। चलो अब मैं फिर से आता हूँ राउल्ट का नियम। किसी विलयन निश्चित ताप पर किसी विलयन में किसी एक घटक का वाष्पदाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब तथा उसकी मूल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, देखो Pa0 अब Pa ये होगा Pa ये हुआ विलयन में A का वाष्पदाब। ये हुआ विलयन में A का वाष्पदाब। तो ये राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में किसी एक घटक का वाष्पदाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब तथा उसकी मूल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। A का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब क्या है
Pa0 और इसकी मोल भिन्न क्या है XA, मतलब Pa बराबर Pa0 गुणित XA, Pa बराबर Pa0 गुणित XA। किसी विलयन में इस निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर किसी विलयन में किसी एक घटक का वास्तव उस घटक के शुद्ध अवस्था, ये जीरो का मतलब शुद्ध अवस्था में वास्तव तथा उसकी मूल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे ही Pb, बी घटक का वास्तव बराबर क्या होगा, बी घटक का वास्तव बराबर बी का, फिर से बी का शुद्ध अवस्था में वास्तव मतलब Pb0 गुणित इसकी मूल भिन्न क्या है XB, ये हो गया Pb0 गुणित XB। राउल्ट का नियम क्या हुआ, किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन में किसी एक घटक का वास्तव उस घटक के शुद्ध अवस्था में वास्तव तथा उसकी मूल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। Pa बराबर Pa0XA, Pb बराबर Pb0XB। अब देखना बेटा है, अब आगे इसमें Pa बराबर Pa0XA, Pb बराबर Pb0XB। अब P ये हुआ विलयन का वास्तव, ये हुआ विलयन का वास्तव, तो ये क्या होगा A का वास्तव भाई, A का वास्तव धन B का वास्तव Pa प्लस Pb, तो मतलब P बराबर Pa0 गुणित XA धन Pb0 गुणित XB। ये हुआ राउल्ट का नियम, P बराबर Pa0XA प्लस Pb0XB। विलयन का वास्तव बराबर, विलयन में दो चीज है, एक A घटक का वास्तव धन B घटक का वास्तव। अब देखना Pa और Pa0, देखो अब मैं पूरी टर्म एक बार और समझना। Pa क्या है, विलयन में A का वास्तव, Pa क्या है विलयन में A का वास्तव, Pa0 क्या है A का शुद्ध अवस्था में वास्तव, A का शुद्ध अवस्था में वास्तव। Pb क्या है विलयन में B का वास्तव और Pb0 क्या है शुद्ध B का वास्तव, Pa0 प्लस XA। अब ये थोड़ा सा अभी तुमको क्लियर और होगा, मैं तुमको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूँ बेटा। अब हमने क्या किया कि देखना है, समझना, हमने क्या किया कि हमने दो घटक लिए A और B, ठीक समझना है, दो घटक लिए A और B, दो द्रव लिए A और B। A का शुद्ध अवस्था में वास्तव है 100 और B का है 80, समझना है, A का शुद्ध अवस्था में वास्तव है 100 और B का शुद्ध अवस्था में वास्तव है 80। क्लियर। अब हमने दोनों को मिलाया, तो दोनों को मिलाया तो हमने देखो कैसे मिला सकते हैं कि जैसे इनके मूल भिन्न, तो इसका मूल भिन्न है, इसका मूल भिन्न निकला 0.8, इसका कितना होगा, इसका सोचो, इसका 0.8 है तो क्लियर है, इसका होगा 0.2, क्यों, क्योंकि मूल भिन्न का जोड़ सदैव होता है 1, तो 0.8 80.2। अब देखना है दोनों को हमने मिला दिया, मतलब एक द्रव जिसका शुद्ध अवस्था में वास्तव है 100, दूसरा द्रव जिसका शुद्ध अवस्था में वास्तव है 80, दोनों को ऐसे मिलाया कि A का मूल भिन्न निकला 0.8 और B का मूल भिन्न 0.2। अब देखना है बेटा Pa क्या होगा, Pa देखो अब जब हमने इसको बनाया तो पूरा विलयन बन गया। अब विलयन में जो वास्तव होगा वो क्या होगा, दो विलयन में A का वास्तव, और जैसे अब हमने कहा देखो इसका समझो कि हमने दो स्टूडेंट लगाए कि भैया तुमको ये चीज धक्का कर ले जानी है, तो हमने पहले एक को लगाया, तो एक को लगाया तो अपनी पूरी कोशिश से धक्काएगा, तो ये हो गया Pa0, वो क्या भैया मैं अकेला इतना तेज धक्का सकता हूँ, ठीक। अब हमने क्या किया कि दूसरे को अकेले लगाया, तो उसने धकाया उसको, तो उसने कितना लगाया Pb0 लगाया,
यानी एक ने लगाया 100, दूसरे लगाया 80। हमने कहा अब तुम दोनों साथ में मिलकर धकाओ, तब साथ में मिलने में क्या होगा कि कुछ वो बात भी करेंगे, एक दूसरे पर उनका प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं कि एक दूसरे का उन पर जो भी आपस में प्रभाव पड़ा। तो अब क्या हुआ कि देखना, अब ये जो होगा वो कितना ग्राउट का नियम क्या कहता है, एक कितना करेगा, एक का दाब कितना होगा, उसके शुद्ध अवस्था में वासदा, मतलब जब वो अकेला धका रहा था वो, और उसकी मूल भिन्न की गुणनफल के बराबर। शुद्ध अवस्था में वासदा है 100, मूल भिन्न 0.8, तो कितना होगा, अरे 100 गुणित 0.8 बराबर हो गया 80। ठीक, बी जो रहेगा, पहले धका रहा था 80, अब 80 था इसका शुद्ध में, अब कितना हो जाएगा, पीबी बराबर 80 गुणित 0.2 बराबर ये हो गया 16। अब ये 80 क्या हुआ, ये 80 देखो 100 क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वासदा, और 80 क्या है, ए का विलयन में वासदा। सॉरी, 100 क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वासदा, और ये जो अब ये भी 80 आ गया बाई चांस। 80 क्या पी, ये क्या है, ये है ए का विलयन में वासदा। ये 80 क्या है, बी का शुद्ध अवस्था में वासदा, और पी बी 16 क्या है, पी का विलयन में वासदा। अब देखो, अब जब एक का हुआ 80, दूसरे का हुआ 16, तो विलयन का वासदा पी बराबर कितना होगा, दोनों का जोड़। तो मतलब 80 धन 16 बराबर 96, तो कुल 96 रहेगा। 96 में ए का योगदान होगा 80 का, और बी का योगदान होगा 16 का। ठीक, अब 1 मिनट में जरा एक और उदाहरण लेता हूं। माना कि हमारे पास दो घटक हैं, ए तथा बी। हमारे पास दो घटक हैं, ए और बी। ए का शुद्ध अवस्था में वासदा है 200, और बी का शुद्ध अवस्था में वासदा है 100। ठीक, ये यहां लिख दिया मैंने प्योर शुद्ध। अब हमने इनको लिया मोल फ्रैक्शन के हिसाब से। ए के मोल फ्रैक्शन लिए हमने 0.9 और बी के लिए 0.1। ठीक, अब ए का विलयन में वासदाव देखो बेटा, ये हुआ PA0, ये हुआ PB0, ये हुआ XA, ये हुआ XB। अब P कितना होगा, सबको आता है एक गुणा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 9 दूनी, ये पॉइंट के कारण एक 0 हट गया, 180। ठीक, PB कितना होगा, 0.1 गुणित 100, मतलब ये जाएगा 10। P कितना होगा, 180 धन 10 बराबर 190, ये हो जाएगा 180 धन 10 बराबर 190। ठीक, अब मेरे ख्याल से मैंने आपको समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। एक बार और देखते हैं, देखना है बेटा। अब हमने एक और उदाहरण लेता हूं, देखो P बराबर PA0 गुणित, या पहले लिख दिया PA धन PB बराबर PA0 गुणित XA धन PB0 गुणित XB। अब देखना है, माना कि A का शुद्ध अवस्था में वासदाव 500 है, B का शुद्ध अवस्था में वासदाव 400 है, A का मोल प्रभाज 0.7 है, B का मोल प्रभाज कितना होगा, B का मोल प्रभाज कितना होगा, ये होगा 0.3। ठीक, PA कितना होगा, हाँ PA कितना होगा 350, 500 गुणित 0.7। किसी विलयन में किसी एक घटक का वासदाव
उस घटक के शुद्ध अवस्था में वास्तव तथा उसकी मूल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। पॉइंट के कारण ये हो गए 7 पन्ना 35 350। पीबी कितना होगा? शुद्ध अवस्था में वास्तव गुणित मूल भिन्न के, तो ये हो जाएगा 0.3 हो गया 120। तो P कितना होगा? PA प्लस PB तो हो जाएगा 470। 350 धन 120 बराबर 470। ये हो गया राउल्ट का नियम। किसी विलयन में किसी एक घटक का वास्तव उस घटक के शुद्ध अवस्था में वास्तव तथा उसकी मूल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो बेटा, अब ये जो है, अब ये तुमको मैं जो करा रहा हूं इसमें एक न्यूमेरिकल हर बार एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी न किसी में पूछा जाता है, ठीक है। अब मैंने एक बार और लिखा P बराबर PA0 गुणित XA धन PB0 गुणित XB। अब इसमें एक न्यूमेरिकल है जो अभी मैं एक तुमको कराऊंगा, दो तुमको होमवर्क में दूंगा, करने की कोशिश करना, ठीक। अब जो आज आपको मुझे कराना है इसमें, ये आपकी जो नोट्स रहेंगे उसमें ये सवाल किया हुआ है। वाले स्टूडेंट अच्छे से इसको करके देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रव x तथा y मिलाने पर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। x के 3 मूल, y के 1 मूल, x के 3 मूल और y के 1 मूल मिलाने पर विलयन का वास्तव हुआ 550। फिर x के 4 मूल, y के 1 मूल मिलाने पर वास्तव हो गया 560। अब मैं इसका आंसर और देख लेता हूं, 600 और 400, 600 और 400। अब ये सवाल है, ये IIT मेंस में पूछा गया है। इसी टाइप के एक दो और सवाल है जो तुमको आपको प्रैक्टिस में दूंगा कि हमने एक विलयन बनाया जिसमें x के 3 मूल और y के 1 मूल को मिलाया, तो विलयन का वास्तव था 550। जब x के 4 मूल और y के 1 मूल को आपस में मिलाया तो विलयन का वास्तव आ गया 560, ठीक। अब 3 मूल और 1 मूल मिलाए तो 550 और 4 मूल और 1 मूल मिलाए तो हो गया 560। तो अब इसमें देखना है। अब देखो बेटा, 3 मूल, इसको पहला लिया मैंने, पहली कंडीशन ए, x के 3 मूल और y का 1 मूल, तो इसमें x के 3 मूल मतलब x का मूल भिन्न कितना हुआ, बराबर x के मूल बटे कुल मूल 3/4। फिर y का मूल भिन्न कितना हुआ, 1/4। ये पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, x के 3 मूल और y के 1 मूल। देखो x और y दोनों आदर्श विलयन बनाते हैं। जब x के 3 मूल और y के 1 मूल को मिलाया गया तो विलयन का वास्तव आया 550। जब x के 4 मूल और y के 1 मूल को मिलाया गया तो विलयन का वास्तव आया 560, ठीक है। अब इससे बिल्कुल 2 समीकरण बनेंगे और उससे हल होगा। x का मूल भिन्न आया 3/4, y का मूल भिन्न आया 1/4। अब मैंने लगाया राउल्ट का नियम। विलयन का वास्तव कितना था बेटा, 550 बराबर 550 बराबर PA0 गुणित XA, PA0 गुणित XA। पहला घटक का शुद्ध अवस्था वास्तव मान लिया अपन ने PA0 और XA मतलब
इसका मोल भिन्न होगा 3/4 धन PB0 और गुणित 1/4। मतलब ये जो है पहले घटक का मोल भिन्न हुआ 3/4, दूसरे घटक का मोल भिन्न हुआ 1/4। ए का शुद्ध अवस्था में वास्तव PA0, बी का शुद्ध अवस्था में वास्तव PB0। अब इसमें 4 का गुणा किया क्योंकि 4 बटे में है, तो ये आएगा क्या, 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर, तो 4 का गुणा किया तो 4 चेत हो गया, 4 शून्य 4 5 20 के शून्य हाथ के 2, 4 5 20 और 2 2200। 2200 बराबर 3PA0 धन 3PA0 धन PB0। ये हो गया समीकरण ए। अब बेटा दूसरा कंडीशन ली, y के 4 मूल, x के 4 मूल और y का 1 मूल जब मिलाया तो वास्तव हुआ 560। तो देखो अब x का मूल भिन्न बेटा कितना होगा, x के मूल कितने हैं 4 और कुल मूल कितने हैं 5। फिर y का मूल भिन्न ये कितना होगा 1/5। अरे y के मूल है 1 और कुल मूल है 5। इसमें फिर हमने राउट का नियम लगाया तो ये हो गया 560 बराबर, ये आ गया 560 बराबर क्या होगा PA0 गुणित x से मतलब 4/5 धन PB0 गुणित XB मतलब 1/5। उसमें बटे में 4 था तो 4 का गुणा किया, इसमें बटे में 5 है तो 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर, तो 5 का गुणा किया 5 शून्य 5 6 30 की शून्य हाथ किया 3 5 25 26 27 2800 बराबर 4PA0 और प्लस PB0। ये हो गया समीकरण 2। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है पर ये अब 6वीं क्लास का सवाल हो गया है। ये हो गया 6th का क्लास कि कैसे 3x प्लस y बराबर 2200 और 4x प्लस y बराबर 2800। ठीक, अब करना क्या पड़ेगा, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर इसके नीचे लिख दिया तो ये हो गया 2200 बराबर 3PA0 धन PB0। ये हुआ समीकरण 1 को मैंने इसके नीचे लगा। घटाने में क्या करते हैं, या माइनस 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 कर देते हैं, ये कट गए तो क्या बचा PA0 बराबर आ गया 600। 2800 में से 2200 जाएंगे तो आ जाएगा ये 600। आंसर आ गया ये। अब PA0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये जाएगा 2200 बराबर 3 × 600 धन PB0। तो 2200 बराबर 1800 धन PB0, तो PB0 बराबर आ गया 400। ठीक, अब ये हो गया। अब जरा अपन देखें, ये शुद्ध का हो गया 600 और 400 है। PA0 हुआ 600 और PB0 हुआ 400। अब यदि जिसकी समझ में नहीं आया वो एक बार और अब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जब हमने A के 3 मोल मिलाए, X के 3 मोल और Y का 1 मोल, X के 3 मोल Y का 1 मोल, तो बेटा X का मोल प्रभाव कितना होगा 3/4, Y का मोल प्रभाव कितना होगा 1/4। चेक करके देखो, इसमें मान 3/4 गुणित 600 और 1/4 गुणित 400। उत्तर जब इसको चेक करोगे तो यह आएगा 550।
दूसरे कंडीशन में x के 4 मोल y के 1 मोल को आपस में मिलाए तो ये आया 560। जिसको भी चेक करोगे तो ये x के जब 4 मोल मिलाए y के 1 मोल मिलाए तो x का मोल भिन्न 4/5, y का मोल भिन्न 1/5, तो ये हो जाएगा 560 बराबर। ठीक, थोड़ा सा हो सकता है बायोलॉजी वालों को ये सवाल थोड़ा सा कठिन लगा हो। ठीक, मैं एक बार और तुमको लिख के बताऊंगा, काफी में आपके पास लिखा हुआ भी है। तो ये हो गया पूरा, ये जो सवाल है ये सॉल्व है, एक बार इसको देखना और इसकी मैंने आपको 1-2 सवाल में प्रैक्टिस में दूंगा, वो आप करके देखना। ये हो गया आपका पेज नंबर 23। ये हो गया राउल्ट का नियम। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अब देखो जो हमने पढ़ा अभी चल रहा है कि पहला अणुसंख्या कण विलयन के वेग जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्या गुण कहते हैं। अणुसंख्या गुण के बाद जो है पहला हो गया बाध्यताओं में अपेक्षिक अवलंबन, दूसरा हो गया क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हो गया हिमांक में अवलंबन, चौथा हो गया परासरण दाब। अब इसके बाद आया राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या हुआ, किसी विलयन में किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन में किसी एक घटक का वाष्प उस घटक की शुद्ध अवस्था में वाष्प तथा उसकी मोलवेल के गुणनफल के बराबर होता है। Pa बराबर P0xA, Pb बराबर Pb0xC, P बराबर P0xA प्लस Pb0xB, ये कहलाता है राउल्ट का नियम। ठीक, अब इसके बाद राउल्ट के नियम के आधार पर हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, तो नाम से स्पष्ट है कि वे विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। वे विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। चलो ठीक है, तो अब इसके बाद अगला टॉपिक जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।